नमस्कार, मैं अजय कुमार मिश्र, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, मनोशांति सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ केयर और अभिनव भारत फाउंडेशन ट्रस्ट के सम्मिलित प्रयास सम्मानित दिव्यांगजनों के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के इस फेसबुक लाइव सेशन में आप सबों का अभिनंदन करता हूं। श्रृंखला आरंभ करने से पहले दिव्यांगजनों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा अभिनव भारत फाउंडेशन ट्रस्ट के कार्यकारी अधिकारी श्री सुशील पांडे जी का, जिन्होंने अपने इस पुनीत अभियान में हमें सहभागिता का अवसर प्रदान किया। सज्जनों, अपने समाज में आदर्श परिवार की संकल्पना बुजुर्ग माता पिता के साथ नवदंपति और घर में बच्चों की किलकारियों की गूंज से की जाती है। निसंदेह उत्तम स्वास्थ्य हर परिवार का प्रथम प्राथमिकता होता है। स्वस्थ और चंचल बच्चे परिवार के केंद्र होते हैं, लेकिन उनकी यह चंचलता यदि आवश्यकता से अधिक हो जाए तो, वे बड़ों की बातें न माने तो, बड़े जिस काम के लिए बच्चों को प्रेरित करने के लिए वो बच्चे उस काम में ध्यान न लगाएं तो, उनकी सक्रियता आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाए तो आप उसे उद्दंडता ही तो कहेंगे। जी हाँ, आज का मेरा विषय इन्हीं बातों को अपने आप में समाहित करता हुआ, यानी बच्चों के ध्यानाभाव, उनकी अति सक्रियता, उनके उत्शृंखल व्यवहारों, उनके अटपटे व्यवहारों, उनके अनचाहे व्यवहारों को अपने आप में समाहित करता है, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में हम ध्यानाभाव या अति सक्रियता मनोविकार, जिसे अंग्रेजी में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं और शॉर्ट में इसे हम ADHD भी कहते हैं। यह एक प्रकार का भावनात्मक और व्यावहारिक मनोविकार है, जो किसी भी व्यक्ति के बचपन में ही आरंभ हो जाता है और उसके सर्वांगीण विकास में अनुपयुक्त, असावधानी, आवेग और अति सक्रियता के रूप में विद्यमान रहता पाया जाता है। हालांकि यह न्यूरो डेवलपमेंटल विकारों में से एक है, जो बचपन और किशोरावस्था और विशेषतः महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में पाया जाता है। इसकी शुरुआत बचपन में ही हो जाती है। हालांकि अधिकांश व्यक्तियों में ध्यानाभाव, असावधानी और अतिसक्रियता, इन दोनों के लक्षण प्रायः पाए जाते हैं, पर दूसरा पक्ष एक दूसरे पे प्रभावी होता है। इसके वास्तविक कारणों पर अभी कोई स्पष्ट मत नहीं बन पाया है। मनोविकार के इसी प्रकार को पहले या अभी दूसरी भाषा में मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन हाइपर एक्टिविटी या फिर अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के नाम से भी हम जानते हैं। यह व्यक्ति के उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है, परंतु ऐसे व्यक्ति बहुत कम पाए जाते हैं, ना के बराबर, विरले जिसको कह सकते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं जो इसके कुप्रभावों को अपनी वयस्कता तक अनुभव कर पाते हैं। क्योंकि पहले मैंने कहा था कि किशोरावस्था के अंत तक यह विकार धीरे धीरे कम हो जाता है। यह व्यक्ति के घरेलू कामों में, शिक्षा में, उसके व्यवसाय में प्रतिकूल असर डालता है और इन तीनों में वो हस्तक्षेप तो करता ही करता है। इसके लक्षणों की बात करने से पहले या हम ध्यान दें तो हम पाते हैं कि जिन व्यक्तियों में ADHD के लक्षण पाए जाते हैं, जिन बच्चों में पाए जाते हैं, उन बच्चों में या उन व्यक्तियों में लर्निंग डिसऑर्डर भी पाए जाते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह आवश्यक नहीं कि जो बच्चे ADHD से प्रभावित हों उनमें लर्निंग डिसऑर्डर भी पाया जाए, या फिर जिनमें लर्निंग डिसऑर्डर की लक्षण दिख रहे हों उनमें ADHD के भी लक्षण दिखाई दें, लेकिन बराबर मात्रा में चलते हैं, यानी 50-50 आप कह सकते हैं। संभावना बराबर की होती है, दोनों हो सकते हैं। इसलिए प्रबंधन की बात जब आती है मनोचिकित्सक के पास, हम लोगों के पास, तो हम इन बातों को भी सुनिश्चित करते हैं कि कहीं बच्चे में या व्यक्ति में लर्निंग डिसऑर्डर रहे तो ADHD तो नहीं है। यदि ADHD से प्रभावित बच्चा है तो कहीं उसमें लर्निंग डिसऑर्डर तो नहीं है। इन बातों को सुनिश्चित करते हैं हम और फिर आगे बढ़ते हैं प्रबंधन की ओर। अब आपके मन में एक जिज्ञासा उठ रही होगी कि आखिर इन
मनोविकारों की संभावनाएं क्या क्या है, यानी कारण क्या क्या है। जी हाँ, इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में वो कारण आते हैं जिसमें किसी प्रकार के मानसिक गंभीर समस्या बच्चे को रही हो, या फिर उसके दिमाग के किसी ऐसे हिस्से में कभी गंभीर चोट लग गई हो जिससे तंत्रिकाओं के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी क्रम में गर्भावस्था के दौरान माता को संतुलित आहार न मिलना, उसकी खराब जीवन शैली, नशीले पदार्थों का सेवन गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव डालता है। नतीजा, ऐसे बच्चे जन्म से ही कमजोर और मानसिक रूप से भी कमजोर पैदा होते हैं और जन्म लेते हैं। जो बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं, जी हाँ, नियत समय से पहले यदि जन्म हो जाता है, उन बच्चों में भी इसकी संभावना पाई जाती है। और वैसे बच्चे जो अनुमानित वजन से कम यानी अंडरवेट जो होते हैं, वैसे बच्चों में भी इस मनोविकार की संभावना ज्यादा होती है। अब दूसरा फैक्टर आता है हाइपर हेरिडिटिक, आनुवंशिक। वंशानुक्रम में यदि किसी भी व्यक्ति को, बुजुर्ग को पहले या तो मूड डिसऑर्डर हो, या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर हो, या फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, यानी घर का बुजुर्ग यदि इन तीनों डिसऑर्डर से अगर प्रभावित हुआ हो, तो उस परिवार के अगली पीढ़ी में जन्म लेने वाले बच्चों में एडीएचडी मनोविकार की संभावना बढ़ जाती है और पाई जाती है। तीसरा प्रमुख कारण एनवायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरण। जी हाँ, बच्चों के लालन पालन में उनके परिवेश, माहौल का बहुत बड़ा योगदान होता है। होश संभालते ही बच्चे बड़ों का अनुकरण और अनुसरण करने लगते हैं। परिवार में आए दिन होने वाले कलह, अनावश्यक रूप से शोर शराबा वाला माहौल बच्चे के मानसिक विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, जिसकी वजह से उस बच्चे में कंडक्ट डिसऑर्डर ऑटोमेटिक स्वतः पनप जाता है, दिखने लगता है। और इतना ही नहीं, ऐसे माहौल में जो बच्चे पलते बढ़ते हैं, उनमें एक और डिसऑर्डर पाया जाने लगा है, पाया जाता है, वो डेफिएंट डिसऑर्डर, यानी ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, अर्थात विपक्षी उदंड विकार, जिसको हिंदी में कहते हैं विपक्षी उदंड विकार। पहले मैंने क्या कहा था कि बच्चे जब आवश्यकता से ज्यादा सक्रिय हो जाएं, आपकी बात ना माने, तो क्या बोलते हैं? उदंड। देखिए, वो उदंड यहाँ पर आ गया। ऐसे विकारों की संभावना बढ़ जाती है। इनके लक्षणों की बात करने से पूर्व मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि मनोविकार चाहे कुछ भी हो, जो भी हो, वो कभी अकेला नहीं होता। कमोवेश ये समूह में ही पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप हमारे विषय एडीएचडी को ही ले लीजिए। उंगलियों पे आप गिनना आरंभ कर लें। नाम अटेंशन डेफिसिट नंबर 1, हाइपर एक्टिविटी नंबर 2, लर्निंग डिसऑर्डर नंबर 3, उसके बाद कंडक्ट डिसऑर्डर। यानी बच्चे को किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये मनोविकार किस तरीके से क्रम रूप में धीरे 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 आगे बढ़ता जाता है, एक दूसरे की शक्ति एक दूसरे को मिलते जाती है, और वो जिस भी बच्चे को जकड़ता है वो बुरी तरह जकड़ता है, और वो प्रभावित बच्चा बहुत अटपटे व्यवहार करने लगता है। जब बात कंडक्ट डिसऑर्डर की आती है तो नाम से ही पता है, व्यवहार संबंधी मनोविकार, यानी ध्यान केंद्रित करने में परेशानी तो होती ही है, घर में बड़ों के साथ जो उसका व्यवहार होता है वो भी प्रतिकूल होता है। उनकी आज्ञा का अवहेलना करना आरंभ कर देता है, और उसका यह व्यवहार जो है घर तक ही सीमित नहीं होता, स्कूल तक या फिर व्यवसाय यानी प्रोफेशनल, जहां जिस भी ऑफिस में यदि वयस्क काम कर रहा है तो वहां भी होता है। आप देखे होंगे अपने आसपास में, उस परिदृश्य में थोड़ा सा आप जाएं तो देखेंगे कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनका रोज कुछ ना कुछ झंझट होता है। सभी बड़े होते हैं, लेकिन कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता कि ये व्यक्ति बार बार किसी बात को लेके सबसे झगड़ता क्यों रहता है, किसी को कॉपरेट क्यों नहीं करता है।
लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं, वो भी लोगों को अवॉइड करने लगता है। मतलब लोग इन्हें उपेक्षा की नजर से देखते और परखते हैं, इसलिए ये बच्चे या ये व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं और अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। नतीजा ऑपोजिशनल डिफिडेंट डिसऑर्डर पनपना शुरू होता है, मतलब उपेक्षित, विरोधी प्रवृत्ति, उपेक्षापूर्ण, प्रतिकारक, विपरीत व्यवहार, जो भी कह सकते हैं, संबंधित सारे मनोविकार इन बच्चों में डेवलप करना आरंभ कर देते हैं। अब आप ही बताइए कि अगर किसी भी उपेक्षित व्यक्ति को, जिसको आप किसी चीज में सम्मिलित नहीं कर रहे हो, आप न किसी सलाह ले रहे हो, न कुछ कर रहे हो, स्वयं पे आप उदाहरण ले लीजिए, अपना उदाहरण लीजिए कि कोई पूछ नहीं रहा है, कोई आपको बोल नहीं रहा है, किसी काम में सलाह नहीं ले रहा है, और वो यदि परिवार या समाज आपसे ये अपेक्षा करे कि आप भी सहायता करें, तो क्या आप करेंगे? निश्चित रूप से आप नहीं करेंगे। यानी फिर एक विरोधी प्रवृत्ति वाली टैग आपके पास आ जाएगा, यानी आप अपोज मोड में चले जाएंगे और हर बात का अपोज करते ही आप पाए जाएंगे। बहरहाल एडीएचडी के कुछ प्रमुख लक्षणों की क्रमशः बातें कर ले कि ऐसे क्या क्या लक्षण होते हैं, हम कैसे जाने कि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा एडीएचडी से गुजर रहा है, ग्रसित है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके लक्षण बचपन में ही दिखने लगते हैं, इसलिए इससे ग्रसित बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगेगा, नए विषय सीखने में मन नहीं लगेगा, होमवर्क करने में परेशानी होगी, खास करके अंक गणित की बात जब उन बच्चों को करें, अंक गणित सिखाएं, तो उसमें और ज्यादा परेशानी का अनुभव करते हैं ये बच्चे। नए शब्दों के उच्चारण में इन्हें दिक्कत होने लगती है, आवश्यकता से ज्यादा बोलना इनकी प्रवृत्ति बन जाती है, एक अनावश्यक घबराहट इनके अंदर रहता है, बच्चे घबराए हुए रहते हैं। ठीक है, मान्यता ऐसी है, मैं मान्यता शब्द इसलिए कह रहा हूं कि लोगों की मान्यता है, हमारा आईएसडी और डीएसएम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन मान्यता ऐसी है कि ऐसे बच्चे टीवी, मोबाइल फोन या फिर वीडियो गैजेट जितने होते हैं, उनके प्रति इनकी ललक बहुत ज्यादा होती है, उसमें ये बहुत अच्छा से अपने आप को कंसंट्रेट कर पाते हैं। लेकिन अगर गलती से आप इनके हाथ से रिमोट ले लें, मोबाइल फोन ले लें और गैजेट ले लें, तो आसमान सर पे उठा लेंगे। व्यवहार धीरे धीरे देखिए कैसे अपना प्रगति की ओर बढ़ता रहता है, हर बात में आनाकानी, बहानेबाजी करना, झूठ बोलना, अपने से बड़ों की बातों को अनसुना करना, उनकी आज्ञा का अवहेलना करना, और अवहेलना का हद तो और तब पार हो जाता है कि जब उन्हें अपमानित करने से भी ये बच्चे नहीं चूकते, और ये व्यवहार घर से स्कूल और स्कूल से व्यवसाय, यानी कहीं भी अगर व्यवसाय में है, किसी प्रोफेशन में है, तो अपने बॉस से, अपने सीनियर को इंसल्ट करने में कभी नहीं चुकेंगे ये। मतलब इनके मन में वो संकल्पना ही नहीं रहती कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और इसका असर क्या होगा, आवश्यकता से अधिक सक्रिय हो जाएंगे। नतीजा और हद इस बात तक बढ़ जाती है कि विनाशकारी हो जाते हैं, यानी डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति जो एडीएचडी से ग्रसित होते हैं। कोई भी काम बिना सोचे विचारे निरुद्देश्य करना, उद्देश्य का कुछ पता नहीं, बस करना है तो करना है, एक काम आरंभ किए नहीं, समाप्ति हुआ नहीं, दूसरे काम में कूद पड़े। आप समझाते रह जाइए कि भाई पहले इसको तो कर लो, तब दूसरा करना, मैं तो यही करूंगा, अब वो नहीं करूंगा। घर में बड़ों से दिन भर अनावश्यक बातें करना, जिन्हें आप बड़बड़ाना भी बोल सकते हैं, बड़बड़ाते हुए मिलेंगे। और इसी से मिलती जुलती और भी कई अन्य प्रकार की व्यवहारिक और भावनात्मक विसंगतियां भी ऐसे व्यक्तियों और बच्चों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिन्हें आप देखकर उनके व्यवहार का मूल्यांकन कर सकते हैं और समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है, यह एडीएचडी से प्रभावित है और ये मनोविकार का ये है। अब बात ऐसी नहीं है कि ये बात या ये विकार पहले नहीं था या अब अचानक होने लगा, ये समस्या पहले भी थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि लोग इतने जागरूक नहीं थे,
इसलिए इस मनोविकार से ग्रसित व्यक्ति और बच्चों की ऐसी आवेग भरी हरकतों को देख के लोग इसे भूत प्रेत का साया या फिर ऊपरी हवा का प्रभाव मानने लगते थे, और बजाय किसी मनोचिकित्सक के पास जाने के या चिकित्सक के पास जाने के वो सीधे तांत्रिक की शरण में चले जाते थे। और तो और तांत्रिक की शरण में जाने के बाद वो संतुष्टि का भी अनुभव करने लगते थे। लेकिन अब परिदृश्य बदल रहा है, सिनेरियो चेंज हो रहा है। आपकी उपस्थिति ये बतला रही है कि आप और हम अब ये मानने लगे हैं, समझने लगे हैं कि ऐसे आवेग भरी परिस्थिति जो होती है, ऐसे विकार जो होते हैं, मानसिक परेशानी जो होती है, किसी भूत प्रेत का साया नहीं, किसी ऊपरी हवा का प्रभाव नहीं, अपितु मन और व्यवहार की परेशानी है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके, शीघ्र अति शीघ्र, एट अर्लीस्ट बताए गए लक्षणों में से व्यक्ति के आचरण को, व्यवहार को देखते हुए मूल्यांकन करना है। अगर ऐसा पाते हैं तो जल्दी से जल्दी किसी योग्य चिकित्सक या मनोचिकित्सक के परामर्श लेना बहुत आवश्यक होता है। जी हाँ, आपकी इन्हीं आकस्मिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1972 1972 जो सन 2000 में अमेंड की गई थी, संशोधित की गई थी, ने देश में दिव्यांग जनों के पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए एक समान मानकों को लागू करने का एक शीर्ष निकाय स्थापना किया है। शीर्ष निकाय की स्थापना हुई है। ये निकाय उनके लिए उचित प्रशिक्षण, उनके प्रबंधन, उनके मानकीकरण, उनके विनियमन की जिम्मेदारियों को बढ़ाता है, और वो बढ़ाना शामिल अपने आप में किया है। इसलिए मेरे विषय एडीएचडी से ग्रसित किसी भी बच्चे या वयस्क के पुनर्वास से संबद्ध किसी भी प्रकार की यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो या मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो आप अभिनव भारत फाउंडेशन ट्रस्ट के कार्यकारी अधिकारी श्री सुशील पांडे जी के मोबाइल नंबर 8865801533 पर निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। मेरे विषय से संबंधित अगर किसी प्रकार की जिज्ञासा हो, संशय हो, या फिर आप परामर्श चाहते हो, तो आप दूसरे मोबाइल नंबर प्लीज नोट कर लीजिए 8209520964 पर मनोशांति सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ केयर की संस्थापक सुश्री शिवांगी श्रीवास्तव जी से, या फिर मेरे मोबाइल नंबर 8130921577 पर अपने समयानुसार, अपनी सुविधा अनुसार निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। अन्य आवश्यक ईमेल और लिंक्स हमारे दोनों पेजों पे दिए गए हैं। आवश्यकतावश आप चाहें तो उन पे विजिट करके हमारे बारे में, हमारी संस्था के बारे में उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी की मदद करना आत्मीय आनंद और शांति का सुदृढ़ उपाय होता है। जितने अधिक लोगों की आप मदद करेंगे, आपका जीवन उतना ही सार्थक होगा। मित्रों, दूसरों के जीवन का आवश्यक पहलू बनने से ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। इसलिए आप दूसरों की मदद करने में सतत प्रयत्नशील रहिए और विश्वास कीजिए कि आप हमेशा खुशियों से ही घिरे अपने आप को पाएंगे। मेरी दोनों टीम मनोशांति सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ केयर और अभिनव भारत फाउंडेशन ट्रस्ट के समस्त कर्मठ और सक्रिय साइकोलॉजिस्टों और सदस्यों की ओर से आपके उपस्थिति और उत्साहवर्धन के लिए सहृदय धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए और यूं ही प्रसन्न रहिए। नमस्कार।